नमस्कार, मैं अपूर्वा सिंह एक बार फिर से मुखातिब हूं सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ी बहस लेकर। क्या हर मस्जिद के नीचे एक मंदिर है? क्या भारत की मिट्टी का कण-कण सनातन की गवाही देता है? क्या अब वक्त आ गया है कि जमीन में दबे सच को सबके सामने लाया जाए? सवाल ये भी कि क्या इतिहास को इतिहास ही रहने दिया जाए और वर्तमान में उसे दोहराया ना जाए? ये वो सवाल है जो एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की सियासत में गूंजने लगे हैं। वजह है बीजेपी अल्पसंख्यक के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी का वो बयान। संभल पहुंचे जमाल सिद्दीकी ने एक ऐसा सच को एक इस तरह से उन्होंने घुमाकर जवाब दिया है जो सबकी जुबान पर तो है, लेकिन उसकी हकीकत से कोई सहमत तो कोई असहमत है। जमाल सिद्दीकी ने कहा, हिंदुस्तान मंदिरों की भूमि है। अगर आप किसी भी मस्जिद को खोदेंगे तो वहां शिवलिंग मिलेगा, वहां मंदिर मिलेगा। जमाल सिद्दीकी का यह बयान हवा हवाई नहीं है, बल्कि इतिहास की नींव और पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर है। सनातन की बात करते हुए जमाल ने कहा कि भारत सनातन की भूमि है। इस्लाम बहुत बाद में आया है, जिसके बाद लोगों ने इस्लाम कबूल किया है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या अब देश को ऐतिहासिक न्याय की तरफ बढ़ना चाहिए, जिसे हमेशा से टाला गया है। संभल हिंसा पर टिप्पणी करते हुए बीजेपी नेता ने सबसे तीखा वार बर्क परिवार पर किया है। जमाल सिद्दीकी ने कहा कि संभल की एकता को तोड़ने का सबसे बड़ा गुनहगार बर्क परिवार है। युवाओं को भड़काना, सांप्रदायिक आग भड़काना और दंगे करवाना, ये बर्क परिवार की राजनीतिक रचना है। बीजेपी नेता का बयान सामने आया तो शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने भी अपना बयान, इस पूरे बयान की निंदा करते हुए उन्होंने पलटवार भी किया है और जवाब दिया है। बरेलवी ने कहा कि जमाल सिद्दीकी को इतिहास का ज्ञान नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है, मंदिर मस्जिद का क्लेश 2027 के लिए है क्या है संदेश? क्या मंदिर और मस्जिद की ये लड़ाई बात फिर से इतिहास पर आई? भारत सनातन की भूमि, फिर क्यों सियासत घूमी? भाईचारे पर नया बखेड़ा 2027 से संभल अखाड़ा। आज की बड़ी बहस में इन्हीं सवालों पर हम चर्चा करेंगे, इन्हीं सवालों के जवाब भी जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सियासी प्रतिक्रियाएं सुनवाते हैं, फिर मेहमानों का रुख करेंगे और चर्चा की शुरुआत। वो मंदिर नहीं, वो मस्जिद नहीं, कोई भी मस्जिद अगर आप खोदेंगे तो नीचे मंदिर ही नहीं मिलने वाली है, मंदिर ही मिलने वाली है। क्यों? क्योंकि ये जो भारतवर्ष है ये तो मंदिरों का देश था, सनातन की भूमि है। तो यहाँ तो पहले मंदिर ही थे, बाद में इस्लाम आया, यहाँ के लोगों ने इस्लाम को कबूल किया, अपने इबादत गाह मस्जिद बनाए। तो ये तो भूमि मंदिरों की है। तो अगर इसको खोदना जाएंगे तो सभी जगह मंदिर निकलने वाले हैं। इंसानों को खोदने जाएंगे तो सभी की जड़ सनातन ही निकलने वाले हैं। तो ये भारत ने जिस प्रकार से सबको स्वीकार किया है, सबके पूजा पद्धति को स्थान दिया है, सबको एक किया है, तो उसको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। हमें दोनों समाज के लोगों को आपस में भाईचारे के साथ रहने की आवश्यकता है। बड़े वर्ग हो चाहे छोटे वर्ग हो, दोनों ने नफरत फैलाने का काम किया है। आज इस संभल की भूमि में यहाँ के कौमी एग्जीक्यूटिव को तोड़ने का अगर कोई सबसे बड़ा जिम्मेदार है तो वो बर्ग परिवार है। उन्होंने जिस प्रकार से कट्टरवाद को जन्म दिया, उन्होंने जिस प्रकार से युवाओं को भड़काने का काम किया, उन्होंने जिस प्रकार से हिंदू मुस्लिम में दंगे लगाने का काम किए, जो संभल में दंगा हुआ वो सिर्फ और सिर्फ सांसद वर्ग की जिम्मेदारी है। उनको सलाखों के पीछे होना चाहिए। वो सिर्फ संभल को बदनाम करने का नहीं काम किया है, उन्होंने इस्लाम को भी बदनाम करने का काम किया है। तो कई सवाल भी उठ रहे हैं जमाल सिद्दीकी के इस बयान के बाद कि क्या मंदिर मस्जिद पर कलेश एक बार फिर से शुरू हो गया है और इस कलेश से क्या 2027 के लिए कोई संदेश निकल रहा है? मंदिर मस्जिद की लड़ाई बात एक बार फिर से इतिहास पर आ गई है। भारत सनातन की भूमि है, फिर क्यों सियासत 360 एक बार फिर से घूमती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे तमाम सवाल उठ रहे हैं कि क्या भाईचारे पर एक नया बखेड़ा शुरू होने वाला है? 2027 में संभल एक नया अखाड़ा बनकर निकलने वाला है। मंदिर मस्जिद की जो ये लड़ाई है, अब इस लड़ाई को किस तरह से अगला मोड़ नजर आने वाला है, ये चीजें भी आज इस पूरे बयान के साथ ही ये सवाल भी खड़े हो रहे हैं। हालांकि जमाल सिद्दीकी के इस पूरे बयान पर शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी की तरफ से भी पलटवार आया है। आज इसी विषय पर चर्चा होगी और मंदिर मस्जिद पर जो कलेश एक बार फिर से उठता हुआ नजर आ रहा है, इससे क्या संदेश निकल रहा है, ये भी हम आज
इस चर्चा में जानने वाले हैं। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे आज के मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। देवेंद्र प्रमुख, प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र जी बहुत स्वागत है आपका। अशोक तिवारी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक जी आपका बहुत स्वागत है। और नवीन दुबे, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नवीन दुबे जी आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले देवेंद्र जी आपसे ही सवालों की शुरुआत कर रही हूँ। आज जमाल सिद्दीकी ने जो ये बयान दिया है, ये बयान क्या 2027 चुनाव के लिए एक नया संदेश निकल के सामने आ रहा है, या फिर से ये किसी एक नए युद्ध की शुरुआत है? क्या फिर से मंदिर मस्जिद वाला जो युद्ध है वो शुरू हो जाएगा? देखिए अपूर्वा जी, ये बयान ना तो चुनाव को लेकर है, ना कोई मंदिर मस्जिद वाला सिस्टम है। इस पर तो हम बहुत पहले सफाई दे चुके हैं कि ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जी। लेकिन जिस तरह से उनकी बात मैंने बाइट देखी आपके माध्यम से, सिद्दीकी जी ने जो कहा उनकी भावना थी और भावना के अनुसार वो बोल रहे हैं। उसमें कहीं पार्टी का भी नाम नहीं ले रहे और ना कोई किसी तरीके की, उन्होंने कहा है कि भाई सनातन की संस्कृति है, सनातन का देश है, तो ये निश्चित मंदिर तो यहाँ निकलने ही है, इसमें कोई बात थोड़ी। और फिर ये बड़ी संख्या में अपूर्वा जी, ये तो तय हो चुका है कि जितने भी बड़ी मस्जिदें हैं इसमें कोई संशय नहीं है, उनको जो है तब्दील किया गया मंदिरों से ही। ये चीज निकल कर आ रही है। तो जब हम अयोध्या की बात करते हैं, राम जन्मभूमि की बात करते हैं, तो जब ये मुगल शासन था तो इसमें नंगा नाच तो हुआ था सनातन के साथ, इसमें तो कोई संशय है ही नहीं। लेकिन फिर भी हम ये कहते हैं कि हमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, ना हमारी पार्टी का कोई ऐसा सिस्टम है कि हमें मंदिर मस्जिद की तरफ जाना। हमें विकास और सुशासन और लोकतांत्रिक तरीके से भारत को आगे बढ़ाना, वित्त गुरु की जो लड़ाई है उस पर आगे जाना। चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था जो दुनिया में बनी है हमारी, ये हम इकोनॉमी में आज खड़े हुए हैं आकर, ये एक जश्न का समय है। और तीसरे नंबर की लड़ाई हमारी बराबर चली हुई है। तो ये विपक्ष का काम होता है, हालांकि हिंदू मुस्लिम इस तरीके की मंदिर मस्जिद हम लोगों को कभी कभार जो इस पर आकर सफाई देनी पड़ती आप है। विपक्ष पर आरोप लगाते हैं, विपक्ष आप पर आरोप लगाता है। विपक्ष ये कहता है कि इस तरह के मुद्दे उठा के, इस तरह की बातें करके जनता का ध्यान आप भटका रहे हैं और जो तमाम जो मूलभूत मुद्दे हैं उनको दबाया जा रहा है इस तरह की बयान देके। नहीं, जमाल सिद्दीकी जी जिस तरह बोल रहे हैं, आपके पूर्वा जी बाइट जो है वो पूरी तरह से उन्होंने जो अपनी बयान दिया है उसमें कहीं पार्टी का उन्होंने कोई सिस्टम कहा नहीं है। और उन्होंने अपनी भावना देखिए उजागर कही है, जाकी रहे भावना जैसी ही प्रभु मुहूर्त देखी दिन तैसी। इसे तो मैं नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। यानी देवेंद्र जी आप ये कह रहे हैं कि जमाल सिद्दीकी का जो ये मंदिर मस्जिद को लेकर बयान है, ये पार्टी लाइन से जुड़ा हुआ नहीं है, ये उनका अपना व्यक्तिगत बयान है, ये उनकी अपना उनका ओपिनियन है इस पूरे मुद्दे पर। हाँ, नहीं, पार्टी से हमारा कोई इस तरीके का ना हम कोई बयान देते हैं, ना पार्टी को जरूरत है इस तरीके के बयान लेने की। हम जो है संगीनता के साथ, जो ये ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं, हमें उस पर पूरा भरोसा है। हम लोकतांत्रिक सरकार चला रहे हैं और पूरे विश्व में भारत का जो लोकतंत्र जिस तरीके से पूजनीय है, माननीय है, उसमें सबका हम सम्मान भी करते हैं। ठीक है हमने तो किसी मुस्लिम के साथ आज तक कोई भेदभाव किया ही नहीं है। एक बार प्रतिक्रिया सपा की तरफ से भी ले लिया जाए। अशोक तिवारी जी मोर्चा संभालिए और बताइए कि अब इस बयान को आप किस तरह से देख रहे हैं। देवेंद्र जी ने तो कह दिया कि ये पार्टी लाइन से जुड़ा हुआ तो मामला ही नहीं है, पार्टी लाइन से जुड़ा हुआ ये बयान ही नहीं है, ये उनका अपना ओपिनियन है, उनकी अपनी सोच है। देखिए भाई, देवेंद्र जी एक अच्छे प्रवक्ता है भाजपा में और वो जहां तक हो सकता है अपनी बात ठीक तरीके से रखते हैं, जहां तक मैं जानता हूँ। देखिए, ये कोई मुद्दा ही नहीं है। भारतवर्ष में कोई भी जगह है, कहीं कोई कॉलोनी भी अगर खोदी जाएगी, जहां पर भवन बन चुके हैं, कॉलोनियां बन चुकी हैं, वहां पर भी अगर खुदाई की जाएगी तो कुछ ना कुछ अवशेष मिलेंगे इस तरह के। तो ये तो सर्वविदित है। मैंने भी इस बात को कुछ पहले कहा था, चैनल पे ही कहा था, आपके या और भी चैनलों पे कहा था मैंने, कि जो है भारतवर्ष एक सांस्कृतिक देश है, एक सांस्कृतिक धरोहर का देश है। इसमें न जाने कहाँ क्या क्या चीजें निकलेंगी, कहाँ तक खुदाई करते रहेंगे आप। सच्चाई ये है, ऐसी भावना उन्होंने भी शायद व्यक्त की है हमारी समझ से, तो कोई बड़ी बात नहीं है ये। आज मुद्दा, जैसा कि दफाई देवेंद्र मोदी कह रहे थे अभी, आज मुद्दा हमारे लिए, सबसे बड़ा मुद्दा हमारे लिए महंगाई है, सबसे बड़ा मुद्दा हमारे लिए बेरोजगारी है, किसानों की समस्या है जी। आज जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ी है, जिस तरह से पिछड़ों का हक नहीं मिल पा रहा है। भाई देवेंद्र मोदी जी अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन अब पार्टी में है, पार्टी की बात रखेंगे। पार्टी में जो हो रहा है वो जनता उसको हजम नहीं कर पा रही है इस समय। पार्टी में सिर्फ एक वर्ग को जो है बढ़ावा दे रहे हैं योगी जी उत्तर प्रदेश में, और सभी वर्गों का दमन किया जा रहा है। एक तरह से पूरा अन्याय किया जा रहा है।
जो इंसाफ नहीं हो रहा है, दलितों का हक मारा जा रहा है, नौकरियां निकाली नहीं जा रही हैं। आज सवाल इस बात का, अगर आरक्षण में नौकरियां, सरकारी नौकरियां गायब कर दी जाएंगी तो आरक्षण कैसे मिलेगा? आरक्षण होते हुए भी नहीं मिल पाएगा। सवाल इस बात का है, सवाल इस बात का है कि किसानों का उपकरण पर जीएसटी लगाना, किसानों को उनकी एमएसपी न देना, उसका अधिकार न देना। ठीक है तिवारी जी, लौटूंगी आपके पास। छोटी छोटी प्रतिक्रिया अभी मैं सभी मेहमानों से लेती हूँ। नवीन दुबे जी, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आप इस पूरे बयान को कहां देखते हैं? बीजेपी कह रही है ये पार्टी लाइन से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है, विपक्ष कह रहा है कि मेन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। मेन मुद्दा इस वक्त महंगाई है, मंदिर मस्जिद नहीं है। कहां तक खोदते फिरेंगे? अपूर्वा जी, दो तीन चीजें हमें देखनी पड़ेगी। देखिए, ऐसा है, एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी बहुत जोर शोर से लगे हुए हैं ऑपरेशन सिंदूर के लेकर। जिस तरीके से सीज फायर किया गया, उसका बहुत बड़ा डैमेज भाजपा को देश में हुआ है, और उसकी जो भरपाई है, उसको जिस तरीके से डैमेज कंट्रोल करने का प्रयास मोदी जी कर रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं। 29 मई को बिहार में भी रैली करेंगे, क्योंकि वहां चुनाव है, पटना में रैली करेंगे। इसके अलावा आज आप उत्तर प्रदेश की स्थिति देखें, जिस कानून व्यवस्था की बुनियाद के ऊपर योगी जी आए थे सरकार में दोबारा, आज उस कानून व्यवस्था की स्थिति यह है कि 24 घंटे के अंदर 15 मर्डर हुए हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। अब ये जमाल सिद्दीकी अकेले नहीं, अभी आप एक चीज देख लेना कि निकट भविष्य में, आज पंचायत चुनावों के लिए ईट टेंडर हुआ है, बैलेट पेपर वगैरह मैंने अरेंज करने की बात हो रही है, तो मुझे लगता है कि पंचायत चुनाव के लिए जिस प्रकार से ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद या अनुप्रिया पटेल जो अपने बयान दे रहे हैं, कहीं ना कहीं सहयोगी भी अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं। इस स्थिति में क्या है कि हिंदू मुस्लिम जो है वो बुनियादी कार्ड है भारतीय जनता पार्टी का, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसको खूब भाजपा कहती रहे कि नहीं साहब हम सेकुलर दल है, मोदी जी कहते रहे कि हमसे बड़ा सेकुलर कोई नहीं है, लेकिन मैं नहीं मानता, कोई नहीं मानेगा। आपकी बुनियाद धर्म के आधार है, और जब तक हिंदू मुसलमान नहीं होगा, मैं ये कह रहा हूं जमाल सिद्दीकी एक नहीं, अभी आप देख लें 4-5 ऐसे नए नए जमाल सिद्दीकी देखने को मिलेंगे। और बिहार चुनाव आते आते टोटल मुद्दे सब एक तरफ हो जाएंगे और बाकी केवल हिंदू और मुसलमान रह जाएगा। रीजन क्या है कि भारतीय जनता पार्टी की रणनीतिक और चुनावी बैकबोन, जो रीढ़ की हड्डी है, वो हिंदू और मुसलमान है। वो अगर डाइवर्ट हो गया तो फिर भाजपा में रह क्या जाएगा? क्यों लोग भाजपा के साथ जाएंगे जो कट्टर हिंदुत्व के समर्थक हैं? ये एक बड़ा विषय है अपूर्वा जी। ठीक है, बिल्कुल दुबे जी, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि ये मुद्दे और भी हैं, लेकिन अभी जैसे जैसे चुनाव के दिन महीने नजदीक आते जाएंगे, ऐसे से और भी जमाल सिद्दीकी निकलते जाएंगे। देवेंद्र जी, सर आपसे समझूंगी। देखिए, संभल एक ऐसी जगह है, संभल को लेकर हमेशा हम बात कर रहे हैं, एक राजनीतिक अखाड़ा इस वक्त संभल बना हुआ है। वहां पर शांति सौहार्द वाली बातें करने की जरूरत है। फिर इस तरह की जो बातें जमाल सिद्दीकी ने की, और फिर संभल को लेकर उन्होंने सीधे वहां पर जो कुछ भी हुआ उसका जिम्मेदार उन्होंने बर्क परिवार को ठहरा दिया है। ये चीजें क्या वहां के मुस्लिम समुदाय को भड़काने वाली नहीं है? देखिए पूर्वा जी, संभल की स्थिति बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि वहाँ सेंसिटिव मामला है, वहाँ थोड़ा गंभीर होना भी जरूरी है। और जिस तरह वहाँ माननीय अदालत के बाद पुलिस ने भी वहाँ अपना काम किया था, या कोई जांच एजेंसियां जिस तरह से वहाँ गई हैं, या वहाँ जो जांचें चली हैं उसमें अवरोध पैदा होना, उसमें बार बार जो है इस तरीके की घटना कि पुलिस पर हमला हो जाना या वहाँ झगड़े की स्थिति बन जाना, तो राजनीतिक भू तो उसमें आती है। और वो माननीय सांसद जी का वहाँ जिस तरीके से आपने कहा बर्क वाले परिवार का पूरा, कि उनका कहीं ना कहीं उससे जुड़ा हुआ मामला रहा है, चाहे वो उनका बिजली से संबंधित हो, फिर वहाँ उनकी दादागिरी जिस टाइप की वहां रही हो, जहां उन्हें अपनी विरासत में लगा हो, कानूनी कोई काम होता उसमें अड़चन डालना हो। लेकिन मैं ये कहता हूं कि वहां जहां अदालत के देखरेख में काम चल रहा है, जहां न्यायालय स्वयं गंभीर हो, वहां उसका सबको पालन करना चाहिए। कानून व्यवस्था जो है सबके लिए बराबर होती है, और प्रयास यही है कि भारतीय जनता पार्टी जो काम भी करती है वो कभी भी जो है लॉ से बाहर जाकर नहीं करती, कानून के रूप से संविधान के अनुसार लोकतंत्र में जो हो सकता है सरकार से वो प्रयास करती है हमेशा। और कहीं ना दंगे की जरूरत पड़ती है हमें, ना हिंदू मुसलमान की जरूरत पड़ती है। हमारी तो हकीकत में जिम्मेदारी होती है शांति बनाए रखना, देश को दंगों से बचाना। जिस वजह से हम आए थे 300 से 400 के प्लस में जो है सपा, उससे पहले बसपा, इतने ही दंगे हिंदू मुसलमान के प्रदेश में होते थे। लेकिन 2014 के बाद देश और 17 के बाद उत्तर प्रदेश बदला है। अब ये चुनौती है। नवीन भाई ने 15 क्वेश्चन उठाया कि वो एक दिन में मर्डर की जो बात बता रहे, कि औसतन आप निकालेंगे
नवीन सर तो पहले से और अब से दुनिया, मैं तो कहता हूं कि पूरा 90% भी कह दूं या उससे ज्यादा भी कर दूं, बदलाव आप कानूनी रूप से देख सकते हैं। और चीज को आप छोड़िए, जो कानून व्यवस्था आपने देखी, आप सरकार का हिस्सा रहे हैं बहुत बारीकी से, और मैंने भी देखा है, हमने सबने देखा है, अशोक जी को भी पता है। उत्तर प्रदेश में बैठे हम, डिबेट का चैनल भी उत्तर प्रदेश से ही है इस समय, जहां से लाइव चल रहा सारा, कि उत्तर प्रदेश सबसे पहले था क्या। अगर बदलाव नहीं होता तो दूसरी बार योगी जी को मौका नहीं मिलता। कई जगह प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार मौका मिला है, तो ये चुनौती है हम लोगों के लिए। हम ये बैठकर काम देखने के लिए तमाशा, हम तो अच्छा चाहते हैं। अशोक भाई का अच्छा क्वेश्चन था कि वो जो है हमसे महंगाई दर पर, सुशासन पर या सरकार की जो जिम्मेदारियां उन पर डिबेट हो, तो कोई नहीं, उसमें चुनौती होती, हम देने के लिए तैयार है कि हमने अब तक क्या किया है। आपके टाइम में जो आपने हमें प्रदेश सौंपा था, आज जो प्रदेश की स्थिति है, इस 8 वर्षों में लगभग हमारे जो कार्य हैं या जो हम कर रहे हैं, वो चुनौती के तौर पर हमें स्वीकार्य हैं। वो पूछे जाएंगे, उनके जवाबदेही हमारी बनती है। हम उससे भगने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन पूछा जाए। किसानों की स्थिति इतनी शानदार है, अशोक जी की तरफ से कई बार जो किसानों की बात आई थी, देखिए अगर मैं योजना गिनवाने लगूंगा पूर्वा जी, तो घंटे की डिबेट कम पड़ जाएगी। प्रदेश में 976 नवीनीकरण पुनर्स्थापना की सिंचाई की परियोजना को देवेंद्र जी, 48.32 लाख मैं बीच में आपको रोकूंगी, आप योजनाएं गिनवाइएगा, लेकिन आप योजनाएं गिनवाते हैं, विपक्ष उन पूरे योजनाओं का सार महंगाई तक लेकर आ जाती है। सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन महंगाई नहीं कम हो पा रही है। महंगाई का अगर विश्लेषण कराओ पूर्वा जी, जब डिबेट जो है शांतिपूर्ण तरीके से चल रही हो, जहां दिमाग की बात भी आ रही हो और माइंड सेट कर जवाब दिया जा रहा हो, और सुनने वाला नवीन सर की जिम्मेदारी बनती है। मैं ये कहता हूं, विश्लेषण आप कराइए कि मैं आज के भारत की और आज की तारीख को, और आज से पहले जिन सरकारों की महंगाई थी, पेट्रोल, डीजल आदि उपकरण, सब्जी, अनाज, महंगाई, जिनसे आप तुलना करने चाहते हैं, हम 8 वर्षों बाद भी उसको वहां रोके हुए हैं। जो कि आप परसेंटेज निकाल कर देखोगे तो मैं कहता हूं 30 से 40% की बढ़ोतरी आप 2002 से लेकर यूपीए 1 और 2 की बात जो है हमारे, इससे 2014 के बाद के अब दूसरा जो हमारा तीसरा पैटर्न चल रहा है, इससे आप विश्लेषण करा लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट का, प्रदेश गवर्नमेंट का आप विश्लेषण करा लीजिए कि सपा और बसपा दोनों के टाइम की महंगाई निकालकर अब करा लीजिए, फिर कानून व्यवस्था की करा लीजिए। मैं तो ये कहता हूं कि किसी भी चीज की करा लीजिए। हम लोग जब जवाब देने देंगे तो इतना समय लगेगा कि हमारा 1 घंटे में डिबेट भी नहीं हो पाएगा। हमें तो अपूर्वा जी कई घंटे चाहिए, हमें बताने का काम भी है। अगर मैं आपको बताना चलूं तो मैं अपना किसानों पे बोलूंगा तो उस पर भी मुझे 10 से 15 मिनट लग जाएंगे कि हमने कितनी योजनाएं किसानों को दी हैं, प्रदेश में किसानों की स्थिति क्या है, पहला किसान क्या करता था, 8 वर्ष पहले किसान की क्या स्थिति थी, आज क्या है, क्या क्या बदला है, किसानों का जीवन कितना बदला। ठीक है देवेंद्र जी, देखिए उतना समय तो मैं नहीं दे पाऊंगी सिर्फ एक मेहमान को, माफी चाहूंगी, लेकिन देखिए जैसा कि आप कह रहे हैं कि हमने हर सेक्टर को छुआ है, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो वहां पर रोजगार की बात कर ले यूपी में, चाहे वहां पे मूलभूत सुविधाओं की हम बात कर ले, आपने हर सेक्टर को छुआ है घूम फिर के। लेकिन विपक्ष वही है कि महंगाई कम नहीं हो पा रही है, रोजगार नहीं मिल पा रहा है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है उत्तर प्रदेश में। अशोक तिवारी जी, एक तरफ तो विपक्ष आरोप लगाती है बीजेपी पे कि बीजेपी धर्म की राजनीति कर रही है। यही आरोप एक वक्त पे बीजेपी आप पर लगाती थी जब सपा सरकार में थी उत्तर प्रदेश में, कि आप सनातन के खिलाफ काम कर रहे हैं, और अभी भी यह आरोप आप पर लगता है कि सनातन विरोधी जो काम है वो विपक्ष लगातार कर रही है, सिर्फ एक वोट बैंक को खुश करने के लिए। देखिए, संक्षेप में मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ, बहुत कम शब्दों में बोलूंगा जी। लेकिन सनातन पे आपने बात कह दी, पहले सनातन की बात ही कर दूं मैं। सनातन में क्या कमी है? आदरणीय अखिलेश यादव जी में सनातन का पूरा सम्मान करते हैं। आज भगवान श्री कृष्ण की उपासना करते हैं। आज केदारेश्वर मंदिर बन रहा है इटावा में, आज हमारे द्वारा। आज जो है पूरी तरह से हर जगह पर सम्मान करने का कुंभ स्नान किया उन्होंने क्या ऐसा कार्य है जो नहीं किया? ये अखरता है भाजपा को खलता है कि सनातनी इतने अच्छे तरीके से संस्कार युक्त अखिलेश जी कैसे हैं। आज जो है अगर सभी धर्मों को लेकर हम चलते हैं तो राजनीति कर रहे हैं। अपने व्यक्तिगत रूप से हम सनातनी हैं, पूरी तरह सनातनी हैं, हम भी सनातनी हैं, लेकिन राजनीति करने में, शासन करने में सर्वधर्म सद्भाव की बात होती है। सभी धर्मों का आदर करना पड़ता है। अब क्रिश्चियन धर्म का भी आदर करना पड़ता है, मुस्लिम धर्म का भी आदर करना पड़ता है, हमको जैन धर्म का भी आदर करना पड़ता है, बौद्ध का, सिख का, सबका आदर करना पड़ता है, और तभी देश चलता है। देश एक
एक तरफ झुकाव से नहीं चलता। जी। व्यक्तिगत भावना अलग हो सकती है, लेकिन सार्वजनिक रूप से जीवन जीना है तो सबको लेके चलना होगा। ये बात यहाँ पर समाप्त कर दी हमने। अब रही बात महंगाई की, रोजगारी की, आज दलितों को कैसे उनका हक मिलेगा? आज सवाल इस बात का है, जब सरकारी नौकरियां निकाली ही नहीं जाएंगी, आज प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाएगा, आउटसोर्सिंग कराई जाएगी, आज जो है कहीं के नहीं रह गए। आज जो है जब वो उनका सामाजिक विकास कैसे होगा, उनका आर्थिक विकास कैसे होगा? उनका विकास ठप है। पिछड़ों का आरक्षण माना जा रहा है, आज भर्ती घोटाला हुआ, कौन नहीं जानता है इस चीज को? सभी जानते हैं। तो पिछड़े और दलित बड़ी संख्या में है उत्तर प्रदेश में, जो कि लामबंद है, 2024 से ही लामबंद है। 2024 के चुनाव में उन्होंने दिखा दिया है और भाजपा को देखना पड़ा है। आज भाजपा अपने बलबूते पर सरकार नहीं बना पाई है। आज जो है एनडीए की सरकार है, ये कौन नहीं जानता है? यूपी नहीं रोका है। सवाल इस बात का है, वो माहौल अभी चल रहा है। किसान बेहाल है, किसान एमएसपी गारंटी चाहता है। आज किसान जीएसटी हटाना चाहता है उपकरणों पर से। तमाम चीजें ऐसी हैं। आज हमारे कानून व्यवस्था की हालत क्या है? एनसीआरबी के आंकड़े भरे पड़े हैं। आज कानून व्यवस्था जब अच्छी नहीं है, भेदभाव की राजनीति कर रहे हैं आप, एक ही वर्ग को आगे बढ़ा रहे हैं आप, करनी सेना को ताकत दे रहे हैं आप, दलित का उत्पीड़न कर रहे हैं आप, तो ऐसे सूरत हालात में कैसे कोई एमओयू सफल होगा? कैसे कोई निवेश करेगा? बड़े निवेश नहीं आ पा रहे हैं, नौकरियां नहीं मिल पा रही हैं। आप असफल मुख्यमंत्री हैं भाई योगी जी। योगी जी, आपका झुकाव खाली अपने ही वर्ग विशेष के लिए है क्या? आज ब्राह्मणों का उत्पीड़न कर रहे हैं। भगवान परशुराम की जयंती आपने कैंसिल कर दी, छुट्टी उसकी कैंसिल कर दी आपने उनकी यात्रा नहीं करने दी। आप भगवान परशुराम का विरोध करेंगे तो ब्राह्मण खुश होगा आपसे क्या? ब्राह्मण आपको अब शाबाशी देगा क्या आपको? ब्राह्मण तो ठीक है तिवारी जी। चलिए, अब जवाब एक बार मैं नवीन दुबे जी से भी समझ लेती हूँ इन चीजों को। अब वापस से हम आते हैं बयान वाले मुद्दे पे। जमाल सिद्दीकी का जो ये बयान है, नवीन जी, क्या इसको आप एक टेस्ट बैलून की तरह देख रहे हैं क्या, कि 2027 में मंदिर मस्जिद वाला जो ये पूरा मुद्दा है कितना काम करेगा कि नहीं करेगा, या असर कितना रहेगा? क्या वो ये बयान देकर वो ये टेस्ट कर रहे हैं? अपूर्वा जी, निश्चित तौर पर ये तो मान लीजिएगा कि ये अभी बहुत इनिशियल लेवल पर एक इन्होंने सैंपल करने की कोशिश की है कि भाई देखते हैं, कुछ मुस्लिम समाज से सनातन के पक्ष में बयान दिलवाते हैं, और इस तरीके के बयान आने के बाद में निश्चित है कि कुछ विपक्षी दल और कुछ मुस्लिम समाज के जो बहुत हार्डकोर इस्लामिक लोग हैं वो भड़केंगे, क्रॉस आर्गुमेंट होंगे, बड़ी बड़ी बयानबाजी होगी। उसका नतीजा क्या निकलेगा? हिंदू एकजुटता के लिए फिर प्रयास किए जाएंगे वापस। तो हिंदू एकजुटता के प्रयास किए जाएंगे तो निश्चित तौर पर उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलना है। डेवलपमेंट की जो बातें अभी हमारे भाई देवेंद्र जी बता रहे थे, काफी हद तक मैं उनकी बातों से सहमत हूं, लेकिन देवेंद्र भाई, भारतीय जनता पार्टी को ये चाहिए कि जो आंकड़े आप पेश करते हैं बहुत लोग लुभावन होते हैं, देख के तबीयत बिल्कुल प्रसन्न हो जाती है कि वास्तव में बहुत बढ़िया आंकड़े आप दे रहे हैं, देश की इतनी बढ़िया तस्वीर आ रही है, प्रदेश की इतनी बढ़िया तस्वीर आ रही है, इसका कोई जवाब नहीं है। लेकिन क्या वो आंकड़ों की सच्चाई जमीनी धरातल पर कहीं दिखाई देती है? प्रश्न इस बात का है। आप एक चीज देखिएगा, आज आप कल एक सर्वे आया था, अनाउंसमेंट हुआ, सरकार भी अपनी पीठ थपथपा रही है, मोदी जी भी थपथपा रहे, सब लोग बोल रहे हैं कि साहब 4 ट्रिलियन की हम इकोनॉमी बन गए हैं। 4 ट्रिलियन की आप इकोनॉमी बन गए, विश्व में आप 4थे स्थान पे आ गए, आपने जापान को पछाड़ दिया। प्रश्न ये है कि आपके यहाँ प्रति व्यक्ति आय कितनी है और जापान में प्रति व्यक्ति आय कितनी है? पहला आंकड़ा ये निकाल के दीजिए ना सामने आप। दूसरा आंकड़ा दीजिए कि 82 करोड़ लोग 140 करोड़ में से 5 किलो राशन पर आप जिंदा रखे हुए हैं। ये कौन सी इकोनॉमी का सिद्धांत है भाई साहब? 134वें नंबर पर आप कुपोषण में हैं, भुखमरी में हैं। कहां से आप इतनी बड़ी इकोनॉमी का दावा कर रहे हैं और आप कह रहे हैं नहीं हमने तो बहुत बड़ी ग्रोथ हासिल कर ली और ये कर लिया और वो कर लिया। दूसरी चीज आती है आपकी योजनाएं। निश्चित तौर पर मैं तारीफ करूंगा भाजपा की कि भाजपा ने लगभग मुझे लगता है कि 40 से 45 योजनाएं मुस्लिम समाज के लिए दी हैं, बहुत सराहनीय है, बहुत अच्छी योजनाएं उन्होंने दी हैं, तमाम दी। क्या ऐसी योजनाएं हिंदू समाज के लिए कभी आई है भाजपा की तरफ से? एक सिंगल 2-4 योजनाएं हो तो बता दीजिए जो एक्सक्लूसिवली केवल हिंदुओं के लिए हो। मुझे तो नहीं लगता कि कोई ऐसी योजना आई है हिंदुओं के लिए, जबकि मुस्लिम समाज के लिए आपने एक्सक्लूसिव योजनाएं दी हैं। क्या सिख समाज के लिए कोई एक्सक्लूसिव योजना है आपके पास? क्या आपके पास जैन समाज के लिए है?
क्या आपके पास ईसाई समाज के लिए है? जबकि वास्तविक तौर पर अगर देखा जाए तो अल्पसंख्यक में कौन लोग हैं? ईसाई समाज है, जैन समाज है, अन्य समाज हैं। मुस्लिम समाज तो आज की तारीख में दावा करते हैं कि भाई हम 18%, कोई कहता है 22%, कोई कहता है 17% है। तो वो समाज जो आज की तारीख में अल्पसंख्यक से हटकर लगभग बहुसंख्यकों के पैरेलल खड़ा होने जा रहा है। आप यानी वास्तव उनके में लिए जो योजना बना अल्पसंख्यक रहे हैं हैं, उनके लिए कुछ नहीं किया गया है, ऐसा कुछ आप है ही नहीं है। हाँ और चलिए, नहीं, जवाब एक चीज और दीजिए कहूंगा देवेंद्र अपूर्वा जी, जवाब दीजिए क्या किया, और अगर प्लानिंग होती है तो फिर वो जमीन पर इंप्लीमेंट होती हुई क्यों नहीं नजर आ रही है? ये सवाल है नवीन जी का, बहुत सारे सवाल उन्होंने आप पर छोड़ दिए हैं। देखिए अपूर्वा जी, आज नवीन जी हमारे साथ बैठे हैं और मुझे बहुत खुशी हो रही है, और मुझे खुशी होती है कि जब कोई भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विश्लेषण होता है तो बड़ी चीज सीखने को मिलती है। हमारा खिलाफ लेकिन सच है मेरा नहीं, मुझे नवीन भाई, मुझे एक चीज और लग रही है मुझे आपकी बात से। कई बार अशोक जी बैठे डिबेट में देखा है, जब कोई विश्लेषक भारतीय जनता पार्टी के फेवर में अगर थोड़ा सा लगता है बोलने में, कभी अपूर्वा जी के साथ भी हो जाता है कि चैनल पर बैठकर उन्हें कोई चीज करने लगती है तो मोदी मीडिया और किस किस तरीके की बिका हुआ मीडिया, सारी चीज आती है। लेकिन मैं एक चीज इस बात का हमेशा स्वागत करता हूं कि जब विश्लेषण होता है ना तो वो विश्लेषण स्वीकार करना पड़ता है। विश्लेषक वो आपका विशेषाधिकार है। कभी कभार मजिस्ट्रेट को कोई डिसीजन करना होता है देवेंद्र जी, क्योंकि और वो देखिए डिसीजन सत्ता जब पक्ष में सुनने के आप हैं, बहस के बाद होता है तो स्वीकार होता है। बिल्कुल स्वीकार तो करना मैं- पड़ेगा ना सर, क्योंकि सत्ता पक्ष में आप हैं, जिम्मेदार आप हैं, तो सवाल भी आपसे ही होंगे। गलतियां अगर बीजेपी की होगी तो गलतियां भी बताई जाएंगी, अगर अच्छा करेगी बीजेपी तो पीठ भी थपथपाई जाएगी, यही कहा है नवीन जी ने। नहीं, विश्लेषण के ऊपर विश्लेषण करना ये बड़ी बात है पूर्वा जी। अब ये अशोक जी का क्वेश्चन होता तो बराबर की टक्कर हो जाती, उन्होंने विश्लेषण कर दिया, मुझे जाना पड़ेगा। मैं यही कहता हूं, पहले तो नवीन सर की जो हम 85 करोड़ की बात करते हैं कि अनाज खाद्यान्न, उसे गरीबी रेखा से अलग निकाल दीजिए, उससे कोई मतलब किसी चीज का लेना देना नहीं है। भारत सरकार के पास ये भंडार था पहले से भी, लेकिन पहले रोडों पे और व्यवस्था ना होने की वजह से इस तरीके के अनाज को बर्बादी की तरफ मोड़ दिया जाता था। ये हमारी सरकार की योजना है और उनका काम करने का तरीका है कि सरकार के पास भंडार भरे तो उसने जनता के बीच में इसका जो है किया। फिर दूसरी बात, जो योजनाओं की बात कर रहे हो आप, मैं पहली बात तो ये करता हूं कि किसी योजना पर हम नाम कभी लिखते ही नहीं, आप उसे उठाकर देख लीजिए। दूसरी बात ये, सबका साथ सबका विकास, अंत्योदय की चौथी पंक्ति में खड़ा हुआ अंतिम व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी की पहली प्राथमिकता। यहीं पीडीए से उससे तुलना कर लीजिए। पीडीए का मतलब सपा वाले नहीं बना पाते, लेकिन हमने स्पष्ट कर दिया। हम एक ही मिनट में जितनी योजना होती है, जितनी चीज है, किसी योजना पर कोई ऐसी चीज नहीं डालते हैं कि ये अल्पसंख्यक की है, बहुसंख्यक की है। फिर ये जो चीज है हमारे सिर्फ उतनी है कि भाई हम अल्पसंख्यक को कभी भी, अपूर्वा जी मैं डंके की चोट पर बोल रहा हूं, आप विश्लेषण करा लीजिए, नवीन जी कर देंगे विश्लेषण। कभी कोई ऐसी योजना हमारी नहीं बनी कि जिसपे मुस्लिम का अधिकार रहा हो, हिंदू का ना हो, सिख का ना हो, ईसाई का ना हो। हमारा सबका साथ सबके विकास के साथ है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी जिक्र किया, 3 तलाक का मामला आया तो हमको समर्थन मिलता है। अब ये कहने की बात है कि भाई जो हम मुस्लिम मुस्लिम चिल्ला के, वो तो पता नहीं लगता हमारे साथियों का। आप मुस्लिम को 4 लोग बांटने वाले हैं। अब राहुल जी कह रहे मेरे हैं, अखिलेश जी कह रहे मेरे, ममता दीदी, आपकी लड़ाई यहाँ है, हमारी लड़ाई ये नहीं है। हमारी लड़ाई फर्स्ट पैराइटी, फर्स्ट चॉइस बहुसंख्यक है। उस बहुसंख्यक में मुस्लिम भी हो सकता है, पसमांडा उसी का हिस्सा है, सताया हुआ है। अदर्स आप अल्पसंख्यक से जोड़ लीजिए, एससी एसटी से जोड़ लीजिए, सबको जोड़कर उसके बाद जो बचा हुआ है ना, जिसकी अल्पसंख्यक की बात स्पेशली करते हैं, एक धर्म की, मुस्लिम की, उसमें भी हम कोई ऐसी योजना तय नहीं करते। कोई ऐसी उंगली इंगित नहीं हो सकती हमारी तरफ कि हम नाम लेकर उस पर कटाक्ष करें या उसको अलग रखा जाए। उनके विकास से, सुशासन से सबकी बात कर रहे हैं। लड़ाई सिर्फ ये है विपक्ष में, या जो गठबंधन बना है, इंडियन गठबंधन, एनडीए गठबंधन करके जो बना रखा उन्होंने, वैसे तो इंडिया है, मैं क्षमा चाहता हूं क्योंकि अब कोई बहस का विषय नहीं है, सही बोलना चाहिए। उस गठबंधन में जिस तरीके की आप उठाकर देखोगे तो एक आपसी लड़ाई यही है जो बार बार त्रुटि आती है कि एक ही समाज की लड़ाई आज भी चल रही है। पूर्वा जी, मैं फिर कह देना चाहता हूं कि हमारे भाई अशोक जी बहुत सुलझे हुए हैं और कांग्रेस के कई बार प्रवक्ता आते हैं इस चीज की कि लड़ाई जो आपके मन में जो फर्क है वो है सिर्फ मुस्लिम को लेकर। मुस्लिम को उसके विशेषाधिकार को उसका पालन करने दीजिए।
ये भारत है, लोकतंत्र है, उसका अपना अधिकार है। उसको कुछ दिन के लिए फ्री छोड़ दीजिए, आप वेल्टिनेटर से अलग आ जाएंगे। मैं नहीं कहता कि सरकार आ जाएगी, ठीक है लेकिन जो देवेंद्र जी। दयनीय स्थिति है ये नवीन सर विश्लेषण कर देंगे, सुधार हो जाएगा। ठीक है, अभी आप जवाब दे रहे थे तो अशोक तिवारी जी मुस्कुरा रहे थे, मुझे लग रहा है उनके पास या तो सवाल है या तो आपके जवाब से जुड़ा हुआ कोई और जवाब भी है। अशोक जी। जी जी, देखिए भाई देवेंद्र प्रमुख जी जो बात कह रहे थे, अल्पसंख्यक की बात कर रहे थे, चलिए ठीक है, हम मानते हैं पसमानदा मुसलमान को तो पसंद करते हैं, वो लाइक करते हैं, अच्छी बात है। मतलब लाइक तो वह किसी तरह के मुसलमान को लाइक तो करते हैं, अच्छी बात है। अब सवाल इस बात का है कि अल्पसंख्यकों की लड़ाई तो हम लड़ते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी लड़ाई हमारी जो है सामाजिक न्याय की लड़ाई है। और सामाजिक न्याय की लड़ाई में सबसे नंबर 1 पे आता है हमारा दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, अल्पसंख्यक और जो है पिछड़ा वर्ग, बहुत बड़ा पिछड़ा वर्ग है। आज ओबीसी, अदर ओबीसी है, आज तमाम तरह के जो अति पिछड़ा वर्ग भी है। तो ये पिछड़ा वर्ग जो दबाया जा रहा है, सताया जा रहा है, पिछड़ों की लड़ाई, दलितों की लड़ाई और कमजोर अल्पसंख्यकों की लड़ाई और कमजोर सवर्णों की भी लड़ाई। यहां तक कि उत्तर प्रदेश को 2 भागों में बांट दिया है योगी जी ने। कहने को तो सब सारे सवर्णों के साथ है वो, लेकिन ब्राह्मण को उन्होंने जितना पीड़ित किया है, शोषण किया है ब्राह्मणों का, ब्राह्मणों पर बुलडोजर चलाया है, हत्याएं कराई हैं, भगवान परशुराम का घोर अपमान किया है, ये बर्दाश्त नहीं करेगा ब्राह्मण। आज ब्राह्मण भी जाग चुका है और पूरी तरह से आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में आ चुका है। लगभग पंडित हरिशंकर तिवारी का खानदान आ चुका, पहले था, आज लगातार कुशल तिवारी हो या विनय शंकर तिवारी हो, जो कि सर्वोच्च स्थान रखते हैं ब्राह्मणों में, वो पूरी तरह से लगे हुए हैं, हमारे साथ काम कर रहे हैं। सवाल इस बात का है कि ब्राह्मणों का एक बड़ा वर्ग जो है, जो शोषित, वंचित और जो है पीड़ित है इस समय, खुशी दुबे को दे लीजिए, विकास दुबे मान लीजिए गुंडा था या जो है वो गलत था, खुशी दुबे क्या दोस्त था? खुशी दुबे तो 2 दिन शादी होकर के आई थी, नहीं। तो सवाल इस बात का कितना अंतर किया है इन्होंने, किस तरह से प्रदेश को चलाया है। जगह सुल्तानपुर में डॉक्टर की पैर कर दिया गया, कानपुर में बेटी की हत्या कर दी गई, ऐसे बस्ती में कर दिया गया, तमाम लखनऊ में कर दिया गया, तमाम ब्राह्मण मार दिए गए। इसका कौन जवाब देगा? योगी जी अगर विद्वेष करेंगे तो विद्वेष का फल अच्छा नहीं मिलेगा उनको। आज पिछड़े दलित तो हमारे साथ हैं ही, आज ब्राह्मण भी हमारे साथ हैं, आज किसान हमारे साथ है, आज नौजवान हमारे साथ है। इसका प्रतिफल योगी जी की सरकार को, भाजपा को भोगना ही पड़ेगा। चलिए, 27 में ठीक है तिवारी जी, विदाई। ठीक है, सभी पक्ष आपके साथ है, ऐसा आपका कहना है। ठीक है, नवीन दुबे जी से मेरा सवाल है सर, एक बार क्या आपको फिर से लगता है कि 2027 की जो लड़ाई है वो इसी तरह से इमोशनल पिच पे लड़ी जाएगी, या फिर कुछ और नए मुद्दे तब तक हो सकते हैं या पैदा किए जा सकते हैं? क्योंकि अब तो मुझे लगता है बीजेपी के पास एक मुद्दे लगातार तो बढ़ते ही जा रहे हैं, विपक्ष की तरफ से भी सवाल उठाए जा रहे हैं। अपूर्वा जी, 2 चीजें हैं। देखिए, ऐसा है, उत्तर प्रदेश का चुनाव 2027 आते आते आप समझ लीजिएगा कि मैं अभी समय बताए दे रहा हूं, हम अभी मई में बैठे हुए हैं, जुलाई अगस्त आते आते आप उत्तर प्रदेश का टोटल ध्रुवीकरण धार्मिक हो जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी अगर ये करने में असफल रहती है तो आप ये मान लीजिए 27 उसके लिए बहुत टफ होने वाला है, पहली चीज। दूसरी चीज आती है, मैं दोनों पक्षों को आज सुना है। आज अशोक तिवारी जी, थोड़ा सा आई ओपनर आपके लिए भी दूंगा, और देवेंद्र जी आपकी बात से शुरू करता हूं। आपने कहा सारी योजना सबके लिए, हमारी सबका साथ, सबका विकास बोलने में बहुत अच्छा लगता है। सौगात मोदी क्या था? क्या ये हिंदुओं के लिए था? दिवाली पर आपने कोई योजना दी आज तक किसी हिंदू समाज के लिए? 11 साल की मोदी सरकार में होली पर कोई योजना दी? ईद से पहले होली थी, आप होली पे दे देते कुछ योजना इस तरीके की, आपने नहीं दी, आपने सौगात मोदी दी, ठीक है जी। इसके बाद में कई योजनाएं आपको गिनवा देता हूं, आपकी कम से कम 11 योजनाएं हैं स्पेशली अल्पसंख्यकों के लिए, और उसमें मेंशन है कि विशेष तौर पर मुसलमानों के लिए नई मंजिल योजना, ये आपकी मुसलमानों के लिए है, केवल अल्पसंख्यकों के लिए जो बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं उनके लिए एक आर्थिक सहयोग है। मुस्लिम बेटियों के लिए आपकी आर्थिक सहायता का योजना है, हिंदुओं के लिए कहीं नहीं है। इसी तरीके से स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया में आपने 1.23 लाख अल्पसंख्यकों को प्रशिक्षित करने के लिए 191.96 करोड़ रुपए का प्रावधान किया, केवल अल्पसंख्यक मुसलमानों के लिए। ये कैसी योजना है? नई रोशनी योजना ये आपकी है, उस्ताद योजना ये किसकी है भाई? आपकी सरकार की योजना है। दूसरी चीज, अब आते हैं अशोक तिवारी जी, आपकी बात, आपने बहुत बढ़िया बातें कही, अच्छा लगा।
आपने ब्राह्मण की बात करी, ब्राह्मण की जब आप समाजवादी पार्टी बात करती है तो हमें नीरज मिश्रा हत्याकांड भी कन्नौज का याद रखना पड़ेगा, संतोषपुरा कांड इटावा का भी याद रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, दूध का धुला हुआ राजनीति में तो कोई नहीं है, जो सच्चाई है स्वीकार करनी पड़ेगी। दूसरी चीज आती है, आपकी पार्टी के एक प्रवक्ता हैं, नाम नहीं लूंगा, वो गोस्वामी तुलसीदास जी को लेके अनाप शनाप अनर्गल टिप्पणियां करते हैं। क्या अखिलेश यादव जी आज तक उन पर रोक लगा पाए? अगर आप वास्तव में जानते हैं कि हिंदुत्व में ब्राह्मण को भी हमें साथ ले, आपके पीडीए में आप कहते नहीं साहब, पीडीए का मतलब है कि पी से पंडित जी हो गए और से अगले हो गए, इस तरीके की व्याख्या तो आसान है कर लेना, लेकिन क्या वास्तविकता है ये सपा के अंदर? अगर है तो फिर इस तरीके के बयानवीर आप क्या कर क्या रहे हैं? स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिस तरीके का अभियान रामचरितमानस के खिलाफ चलाया था, कहां थे अखिलेश यादव भाई? क्यों नहीं आपने पार्टी से निष्कासित किया? क्यों नहीं आपने कार्रवाई की? मैं तो पहला समाजवादी था जिसने पहला इस्तीफा दिया था सपा से, केवल इसी मुद्दे को लेके। आप धार्मिक ग्रंथों को 400 साल पहले रामचरितमानस लिखी गई है, आज आप उसकी व्याख्या करेंगे और क्रिटिक्स करेंगे, ये मेरे ख्याल में एक ड्रॉबैक। आप ठीक है, आप दलितों को खुश करना चाहते हैं, मुझे नहीं लगता है कि किसी वर्ग को खुश करने के लिए किसी दूसरे वर्ग के धर्म ग्रंथों का या उनके महापुरुषों को अपमानित करा जाए तभी आप उसको खुश कर सकते हैं। ये नकारात्मक सोच अगर है तो मैं समझता हूं उसको बदलने की आवश्यकता है। नवीन जी, ये चीजें तो मुझे लगता है दोनों ही पार्टियों के लिए शायद ये चीज है कि एक वोट बैंक को, एक वर्ग को खुश करने के लिए अगर आप इस तरह की चीजें कर रहे हैं तो वो आने वाले भविष्य में आपके लिए ही एक बहुत बड़ा गड्ढा खोद के रख देगी। ये चीजें दोनों ही पार्टियों के लिए लागू हो जाती है। चाहे अगर हम समाजवादी पार्टी की भी बात कर ले तो अगर आप मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि सनातन को मानने वाले भी लाखों करोड़ों की संख्या में उत्तर प्रदेश में है। बीजेपी पर भी वो चीजें लागू होती है। अगर आप सनातन का ध्यान रख रहे हैं तो फिर आपकी जो कार्रवाई होती है, जो आपराधिक कार्रवाई होती है, वो सिर्फ एक वर्ग विशेष के लिए नहीं होनी चाहिए। ऐसा कई बार आरोप बीजेपी पर भी लग चुका है। देवेंद्र प्रमुख जी, इसी सवाल के साथ इसी बात के साथ एक सवाल यहां पर है कि जो ये बयान जमाल सिद्दीकी की तरफ से दिया गया है, क्या उन्होंने एक नई चुनावी जमीन तैयार कर दी है 2027 के लिए? वो ये बयान दे रहे हैं और जैसा अभी तो 2027 में ज्यादा वक्त नहीं है, देखते देखते ये टाइम भी निकल जाएगा, ऐसे और जमाल सिद्दीकी निकल सकते हैं जो फिर इस तरह का बयान देंगे। और फिर संभल बहुत सेंसिटिव है, जहां पे बहुत संभल के कदम रखने की जरूरत है, बीजेपी को भी और समाजवादी पार्टी को भी। अपूर्वा जी, बहुत गहन क्वेश्चन है आपका, उस पर प्रयास करूंगा कि थोड़ा प्रकाश जो डले वो गहनता के साथ डले जी। मैं उस बयान का समर्थन नहीं कर रहा जमाल सिद्दीकी जी का, और मैं बाइट के अनुसार ही बोला हूं, क्योंकि मैं वैसे ही कहने लगूं, पहले उनके बारे में ना क्या बोले, पढ़ा भी नहीं था, नहीं, अगर आप समर्थन नहीं कर रहे तो देखिए उनका वो अपना बयान है, आप विरोध वाली भी बात नहीं है इसमें, ये किसी की भी अपनी ओपिनियन हो सकती है, उन्होंने अपना ओपिनियन दिया है। मैं कह रही हूँ क्या ये एक चुनावी जमीन तैयार करने की कोशिश की जा रही है? मैं वहीं पर आ रहा हूं कि यही बयान इसी तरीके से एकाध शब्द को छोड़कर महान भागवत जी की तरफ से आया था, जिस पर काफी डिबेटें हुई, जिस पर काफी गर्मा गर्म बहस हुई, चर्चा हुई, बीजेपी को इंगित किया गया और कई बार कहा गया, आईना दिखाया गया। तो मैं कहता हूं कि इस बयान का राजनीतिक मतलब निकालने का कोई लाभ ही नहीं है, जब इतने बड़े संगठन के, जो दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है और जिस पर पूरी चीज होती है हिंदुत्व को लेकर सनातन के लिए, उन्होंने इस पर कटाक्ष करने के बजाय इसको टाक्स कर दिया, मतलब बंद कर दिया उसको पूरी तरह, उस पर चर्चा की जाए, उसे छेड़ा जाए या लोकतंत्र के लिए कोई चीज वो नुकसानदायक हो। तो इस बयान से मुझे तो लगता नहीं कि भारतीय जनता पार्टी को कोई लाभ हो सकता है या जरूरत है। आज जरूरत नहीं है, 2027 में निश्चित हम चुनाव है और उससे पहले भी हमारे लिए बहुत चुनाव है। हम तो 24 आवर्स काम करते रहते हैं कि चुनाव जो है कहीं भी हो, किसी भी तरीके से हो, विकास से और सुशासन से सरकार की जिम्मेदारी होती है, वही चुनाव का हिस्सा भी होता है। जब जनता के बीच में अपनी बात बताओगे तो चुनाव कभी भी आ जाइए। जो बच्चा रेगुलर क्लास में रहता है, पढ़ता है, तैयारी करता है, उसको एग्जाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जाम के टाइम में थोड़ा आराम करता, अच्छे से पेपर देता, मूड फ्रेश से, और टॉपर वही होता है जो पूरी साल मेहनत करता है। 2 दिन पढ़ने से काम नहीं चलेगा। तो चुनाव के टाइम तो अखिलेश जी भी, मायावती जी भी, या फलाने छोटे दल, वो नवीन भाई निष्कर्ष कर देंगे, सब सड़कों पर होते हैं ये लोग। और गहरी बात कहने जा रहा हूं, इनके हित की है। लोकतंत्र में जो विपक्ष की भूमिका होती है ना, भारतीय जनता पार्टी से सीखिए, सड़क पर आकर सरकार पर सवाल उठाइए तथ्य के साथ, झूठ से नहीं। जो चीज मिले आप क्वेश्चन दाबिए। आप कहते हो कि मीडिया हमारी डिबेट नहीं कराता,
चर्चा नहीं करते। मैं कहता हूं कि आपके पास आईटी सेल सब पार्टियों की अलग है, आप लेकर तो आओ सरकार को, हमें भी तो पढ़कर आना पड़ेगा। हम भी तो बिगर पढ़े एक शब्द नहीं बोल पाएंगे, बहस करें, गल्ला फाड़ें, बेमतलब की बात करें, लाखों लोग हमको सुने, उनको कुछ ना मिले, तो ऐसी डिबेट का फायदा क्या है? आप सवाल क्वेश्चन करेंगे और हमको आना पड़ेगा और हमें जवाब देना पड़ेगा। देखिए डिबेट का आनंद क्या होता है। ये कुछ दिन पहले होती थी ये डिबेटें, अभी 5-7 साल पहले चले जाओ, 8-10 साल पहले चले जाओ, होती थी, पढ़ के आना पड़ता था। अब बहस करने के लिए आते हैं प्रवक्ता, बहस कर निकल जाते हैं, और कभी कभी व्यक्तिगत बहस में ही डिबेट खत्म हो जाती है। तो मैं फिर यही कहना चाहता हूं आपको कि मैं व्यक्तिगत बयान का मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ता, दूसरी टाइप का प्रवक्ता हूं, नवीन भाई की तरह स्पष्ट बोलता हूं, किसी के दबाव में कभी नहीं रहता, गाइडलाइन जो होती है उसको फॉलो निश्चित करता हूं, लेकिन किसी नेता की गाइडलाइन को फॉलो नहीं करता, व्यक्तिगत बयान को फॉलो नहीं करता, ठीक पार्टी है को फॉलो करता हूं। अशोक जी, क्या सपा को लगता है कि बार बार मुस्लिम कार्ड खेलना बीजेपी को एक तरह से मौका मिल जाता है आप पर अटैक करने का? ये चीजें आखिर समाजवादी पार्टी में बहुत लंबे समय से चली आ रही है, फिर वही होता है कि बाद में बीजेपी की ओर से आरोप भी लगते हैं कि सनातन विरोधी हैं, एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए इस तरह के बयान भी आपके कई ऐसे नेता हैं, कई ऐसे मंत्री हैं जिनकी तरफ से दिया जा चुका है और उसको लेकर काफी बवाल भी हो गया है पहले, और फिर उसके बाद डीएनए वाली भी जो बातें हैं वो शुरू हो जाती हैं। चलिए अशोक जी से यही सवाल मैं लूंगी बाद में, उनकी आवाज नहीं आ पा रही है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। नवीन जी सर आपसे समझूंगी कि क्या अब मंदिर मस्जिद ही चलेगा या वोटर कुछ और भी चाहता है? अपूर्वा जी देखिए, वोटर ये चाहता है कि जो युवा वोटर, अभी बहुत युवा वोटर है उत्तर प्रदेश के अंदर और देश के अंदर, बिहार में आप देखेंगे तो मैं समझता हूँ इस समय जो वोटर है 9 लाख के करीब वोटर अभी नए जुड़े हैं जो फर्स्ट टाइम वोटर होंगे, और बाद बाकी यूथ पहले से है 60% के आसपास यूथ वोटर बिहार में। उत्तर प्रदेश में भी कमोबेश स्थिति यही, और युवा अब गले तक भर चुका है, सबके हाथों में डिग्रियां हैं, सब पढ़ाई लेकर करने के बाद रोजगार तलाश में घूम रहे और रोजगार उनको मिल नहीं पा रहा है। ये बड़ी विषम स्थिति पैदा हो गई है। इससे निपटने के लिए आपने देखिए बहुत बड़ी अच्छी योजना है देवेंद्र भाई की, सरकार की, कि भाई आप ओडीओपी लेके आपने कहा कि हर जिले में जहां जहां औद्योगिक जिले हैं वहां के लोगों को रोजगार मिलेगा, लोग आगे विकसित होंगे। स्थिति क्या हो गई? फिरोजाबाद कांच उद्योग दम तोड़ चुका है, मुरादाबाद का पीतल उद्योग दम तोड़ चुका है, कन्नौज का इत्र उद्योग दम तोड़ चुका है, भदोही के अंदर स्थिति बहुत अच्छी नहीं है कालीन उद्योग। तो आप कौन से उद्योग की बात करते हैं? मुझे तो समझ में नहीं आया। ओडीओपी में आप पिछले 7 साल होने को आए योगी जी की सरकार को, कम से कम आप ये तो बताइए कि हाँ साहब देखिए हमने इस जिले के अंदर ओडीओपी कामयाब कर दिया। उत्तर प्रदेश के 20 जिले भी अगर हैं तो आप लूम उद्योग में देखते, हैंडलूम उद्योग हथकरघा तो बंद ही हो गया बिल्कुल उत्तर प्रदेश। कुटीर उद्योग का आप कदम तोड़ चुके हैं, हस्तशिल्प उद्योग कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ग्राम उद्योग, पंचायत उद्योग सब खत्म हो गए हैं। तो आपको उनको पुनर्जीवित करने की जरूरत है। आपके पास मैं फिर कह रहा हूं इंडिया टीवी न्यूज के माध्यम से कि बहुत अच्छी एक्सप्रेस वे के पास कनेक्टिविटी है, पूरी की पूरी उत्तर प्रदेश कनेक्ट करता है, हावड़ा को पूरा उत्तर प्रदेश कनेक्ट करता है बंबई तक को। उसके बावजूद उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट से अछूता है। क्यों भाई? आपके पास अच्छा खासा पोटेंशियल है, तमाम आपके पास ड्राई लैंड पड़ी हुई है उत्तर प्रदेश के अंदर जहां कुछ नहीं होता है। आप ग्रीन लैंड पे जाकर उद्योग स्थापित कर रहे हैं और एसईजेड बना रहे हैं। क्यों नहीं जाते हैं आप उन जमीनों के ऊपर जहां ऊसर जमीनें पड़ी हैं, बेहड़ पड़े हैं, जंगल पड़े हैं, तो ऐसे पड़े हैं जहां पेड़ पौधे जानवर कुछ भी नहीं है। आप डेवलप कीजिए उन चीजों को। उद्योग जब तक आप देखिए चाइना, अपूर्व जी बस 20 सेकंड, चाइना से हम कंपीट करने की बात करते हैं। चाइना के अंदर हर हाथ को काम दिया उन्होंने और उनकी इकोनॉमी टॉप पर पहुंची है। आज की तारीख में पूरे विश्व के अंदर एक महाशक्ति के रूप में वो बैठे हैं, उनकी इकोनॉमिक पावर बहुत बड़ी हो गई है। हम कहां पिछड़ रहे हैं? हम इसलिए पिछड़ रहे हैं कि हमारे यहाँ 82 करोड़ को बैठाल कर खिलाना चाह रहे हैं, केवल इसलिए कि वो हमें वोट दे देंगे। हमारे यहाँ टोटल जो योजनाएं होती है, किसी सरकार की बात करूंगा, पर्टिकुलर भाजपा की बात नहीं है, ये किसी भी सरकार की योजनाएं बनती है वो केवल और केवल वोट तंत्र के आधारित होती है। उनको राष्ट्र से कोई लेना देना नहीं होता है। डेवलपमेंट की कोई सोच ही किसी राजनीतिक दल की नहीं है। ये बड़ा दुर्भाग्य। मैं फिर अपील करूंगा, इसीलिए मैं अपील करता हूं लोगों से कि भाई आप अच्छा कैंडिडेट चुनिए, अच्छे लोग चुने जाएंगे तो अच्छी सरकार स्वतः बन जाएगी। चलिए ठीक है। सवाल अशोक तिवारी जी से मेरा था, उन तक आवाज नहीं पहुंच पाई थी। सर देखिए बार बार जी अगर आपने सवाल सुन लिया तो सर फिर जवाब भी चाहूंगी मैं आपसे। सवाल एक बार बोल दीजिए प्लीज। जी सवाल सर ये था कि बार बार सपा जो मुस्लिम वोट कार्ड खेलती है, फिर उससे कहीं ना कहीं बीजेपी को एक बड़ा मुद्दा मिल जाता है, एक अच्छा मौका मिल जाता है आगे परफॉर्म करने के लिए। देखिए आपका सवाल आ गया ना,
समाजवादी पार्टी कोई भी कार्ड नहीं खेलती है। समाजवादी पार्टी सामाजिक न्याय की का एक आंदोलन है, पार्टी ही नहीं है, एक आंदोलन है जो सबका सबके साथ न्याय कराना चाहती है। सामाजिक न्याय उसका हमारा मुद्दा है। अल्पसंख्यकों के साथ भी न्याय हो, और जो है दलित, पीड़ित, वंचित, शोषित, अल्पसंख्यक, आपका जो है पिछड़े और समाजवादी सवर्ण, सभी के साथ न्याय हो। हमारा यही आंदोलन है, किसानों के साथ हो, नौजवानों के साथ हो। अब मैं आ रहा हूं उस बात पर जो भाई नवीन दुबे जी ने अभी हमसे पूछा था, एक सवाल, हमें सलाह दी थी। हमेशा अच्छी सलाह देंगे वो, मैं मानता हूं, स्वागत करता हूं उनकी सलाह का। लेकिन सच्चाई ये है कि मैं अपनी तरफ से बात उनको स्पष्ट कर दूं, जो उनको शायद स्पष्ट नहीं हो पाया है अभी तक। जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी थे, उनके अपने विचार थे, निजी विचार थे। समाजवादी पार्टी ने कभी भी उनकी बयान को स्वीकार्यता नहीं प्रदान की, और यही कारण था कि वो उनको पार्टी छोड़ के अलग होना पड़ा। उनको पार्टी छोड़ के अलग क्यों हुए? क्योंकि उनकी स्वीकार्यता नहीं थी समाजवादी पार्टी में। आदरणीय अखिलेश यादव जी के विचार अलग थे, उनसे बिल्कुल भिन्न विचार थे। आजकल व्यक्ति की आजादी है, उसका फायदा उठाते हुए कोई कुछ भी बयान दे सकता है, वो अलग बात है, अलग विषय है। लेकिन समाजवादी पार्टी उनकी किसी बात का समर्थन नहीं करती है, न करती कभी रही है। सच्चाई है, कोई कुछ भी बोल देगा तो उसका मतलब थोड़ी कि समाजवादी पार्टी समर्थन करती है उसका। समाजवादी पार्टी सभी तरह की पुस्तकों का, ग्रंथों का, हमारे जो है पूजनीय ग्रंथों का आदर करती है, पूरी तरह आदर करती है। आदरणीय अखिलेश यादव जी पूरी तरह आदर करते हैं। आदरणीय अखिलेश यादव जी बहुत ही सधे हुए और जो है अच्छे भक्त भी हैं भगवान श्री कृष्ण के, इसमें कोई दो राय नहीं। जो भगवान श्री कृष्ण है वही भगवान श्री राम है। आज विष्णु जी का कई अवतार है, विष्णु जी तो एक ही है ना। सवाल इस बात का है, शिव जी का भी हम आदर करते हैं, शिव जी का हम केदारेश्वर मंदिर बन रहा है इटावा में, पूरी तरह से समर्पित तरीके से भाव से है। लेकिन व्यक्तिगत रूप से, सार्वजनिक रूप से हम सभी धर्मों का आदर करते हैं, बराबर सम्मान करते हैं और करते रहेंगे, क्योंकि संविधान ऐसा हमें बताता है। संविधान की हम पूजा करते हैं, अम्बेडकर जी की हम पूजा करते हैं। सवाल इस बात का है, सवाल इस बात का नहीं है कि जो है हम कोई क्या करता है, ये उसका व्यक्तिगत विषय हो सकता है। अब आता हूं कि जो है उत्तर प्रदेश में क्या है। अब नवीन दुबे जी ने बहुत अच्छा विश्लेषण किया, मैं पूरी तरह सहमत हूं उनकी बात से कि उन्होंने जो उद्योगों की बात कही है, तमाम उद्योगों की बात करी है उन्होंने, उन्होंने भी बात कही है, वो बात बिल्कुल सही कही है। अच्छा विश्लेषण किया है नवीन दुबे जी ने, मैं उनकी स्वागत करता हूं उनकी बातों। चलिए ठीक है तिवारी जी। देखिए अब आखिरी के 5 मिनट बचे हैं, तो मैं चाहूंगी सभी मेहमानों से कि क्लोजिंग स्टेटमेंट ले लूं। सबसे पहले देवेंद्र प्रमुख जी आपसे ही शुरुआत करूंगी, क्योंकि क्या लग रहा है 2027 में यूपी का जो मुद्दा रहेगा, यूपी विधानसभा चुनाव का, वो धर्म बनाम विकास की लड़ाई होगा या पुराने बनाम नए नेतृत्व की लड़ाई का होगा? क्योंकि सपा भी इस बार मुझे लगता है काफी अच्छी तैयारी के साथ मैदान में उतर रही है, फिर हल्की सी भी चूक बीजेपी के लिए भारी पड़ सकती है। नहीं, देखिए चुनाव तो होना भी चाहिए, इसमें तो कोई अपूर्वा जी बात ही नहीं है। सपा भी हो या सपा की बात क्यों, बसपा भी बड़े मूड में है अब की बार। शायद आपने मौका नहीं दिया तो नवीन भाई विश्लेषण कर देते। और कांग्रेस भी मूड में है, उसे भी उम्मीद है, ऐसी बात नहीं है कि कोई हल्का है। और दूसरी बात है कि अब कई चीज आपको नई देखने को मिलेगी, ये तो समय बताएगा, अभी थोड़ा जल्दबाजी होगी। चुनाव बहुत शानदार होगा पूर्वा जी। और मैं ये कहता हूं कि जो 24 में चूक हुई थी उपचुनाव में, हमने उसका जवाब दे दिया। हम फ्रंट पे खड़े हैं, फर्स्ट पर हैं, और हम 27 को बहुत अच्छे से जीतेंगे, इतिहास रचेंगे, और जो चूक 24 में की थी उसका बदला भी लेंगे। ठीक है, बिल्कुल। अशोक जी, बीजेपी कह रही है कि जो कमी रह गई उसे भी हम पूरा करेंगे, मुद्दे और भी होंगे, वक्त अभी है, अभी बोलना बहुत जल्दबाजी हो जाएगी, लेकिन सपा की भी तैयारी मुझे काफी पक्की नजर आ रही है इस बार। जी देखिए, समाजवादी पार्टी हमेशा जमीन से जुड़ी हुई पार्टी रही है, एक आंदोलन के रूप में रही है। हमारा कर्तव्य है कि सबका साथ देना और सभी जो भी कमजोर वर्ग है उसके साथ खड़े होना, उसकी लड़ाई लड़ना। आज दलित वर्ग की लड़ाई, आज समय ऐसा आ गया है कि जब बहुजन समाज पार्टी कभी हुआ करती थी उत्तर प्रदेश में, आज नहीं के बराबर हो गई है। आज हमारी जिम्मेदारी और बढ़ गई है, आज हमारी जिम्मेदारी और बड़ी हो गई है। आज दलित समग्र रूप से आज आदरणीय अखिलेश यादव जी के साथ है, खड़ा है, कंधे से कंधा मिला खड़ा है, क्योंकि उसको पूरा विश्वास है कि दलितों की लड़ाई आदरणीय अखिलेश यादव जी बखूबी लड़ रहे हैं और बखूबी अंजाम तक पहुंचा रहे हैं। आज उनको उनका हक मिलेगा और नौकरी, हमारा शासन आएगा तो हम तुरंत नौकरियां निकालेंगे।
आज हम सरकारी नौकरियों का जो अभाव हो गया है, टोटा पड़ गया है, उनको घोषित करेंगे और उसकी भर्ती करेंगे। आज शिक्षण संस्थाओं में जो कमी रह जाती है, दलितों को उनका हक नहीं मिलता, पिछड़ों को हक नहीं मिलता, वो हक उनको मिलने लगेगा। सवाल इस बात का है, किसानों की समस्या को दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे हम, जितना हमारे उत्तर प्रदेश के शासन में होगा। सवाल इस बात का है कि हम रोजगार सृजन करेंगे, हम यहाँ पर उद्योग धंधे बढ़ाएंगे। जैसा कि नवीन दुबे जी कह रहे थे कि इत्र उद्योग खत्म हो गया कन्नौज में, आज कालीन का उद्योग था भदोही में, वो भी कमजोर हो गया है। तमाम उद्योग ऐसे जो है उनको हम आगे बढ़ाएंगे। सवाल हमारी योजनाएं होंगी ना, ठीक है, तब तो आगे बढ़ेगा उत्तर प्रदेश। तो इस पर हम इस पर कटिबद्ध हैं अपनी बात पर। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है अशोक जी। नवीन दुबे जी, क्लोजिंग स्टेटमेंट क्या रहेगा? दोनों ही पक्ष को आपने सुना, किस नतीजे पर आप पहुंचे? नहीं, बिल्कुल देखिए ऐसा है अपूर्वा जी, भारतीय जनता पार्टी की यूएसपी है धर्म आधारित राजनीति, और वो सनातन हिंदुत्व को लेकर ही चुनाव में जाएंगे। इसके अलावा वो इधर उधर करने वाले नहीं, और अगर वो इधर उधर डाइवर्ट होंगे तो उनको नुकसान होगा। ये पहली चीज हुई। दूसरी चीज ये आती है कि चाहे हम डेवलपमेंट की बात करें या बाकी बात करें, हिंदू समाज को लेके तो भाजपा चलती है, उनका समर्थन भी हासिल करती है, भाषण भी उनके पक्ष में देती है, अली और बजरंगबली भी होता है। लेकिन यूपीएससी के अंदर उर्दू को एक भाषा के रूप में मोदी जी की सरकार लेके आती है। तो ये मैं समझता हूं कि हिंदू समाज इस चीज को समझ रहा है, और यही कारण है कि लोकसभा चुनाव आते आते जो युवा उस समय मोदी जी जब आए थे 15-14 साल का रहा होगा, वो जब आके वोटर बना है तो उसने कहीं ना कहीं अपने दिमाग से समझकर वोटिंग की है, और ये परिपाटी बदलेगी। दूसरी चीज जो अशोक तिवारी जी कह रहे थे कि पिछले दलितों का उद्धार होना, भाई साहब 75 वर्ष हो गए आरक्षण की व्यवस्था में, और जो आखिरी लाइन के दलित है ना, उनका उद्धार आज भी नहीं हो, और अगले 75 साल में भी अगर यही व्यवस्था रहेगी तो होने वाला भी नहीं है। इसका कारण बताता हूं। आप जिन दलितों ने की पीढ़ी ने 3-3 बार आरक्षण का लाभ ले लिया, उनको क्यों नहीं आप सेग्रीगेट करके अलग करते हैं? उनसे कहिए ना, सामान्य में जाइए आप, और आखिरी पंक्ति में जो लोग खड़े उनको आगे लाइए। उनको आप आगे नहीं लाना चाह रहे, जो आगे खड़ा हो गया वही डटा हुआ है। जब तक आप उसको अब ये बड़ा फैसला लेना है। रीजन क्या है कि जो आपका क्रीमी लेयर का दलित है वो निर्णायक है, वो अपने समाज को कन्विंस करता है, उसके साथ तो उसका समाज वोट दे देता है। तो आप उससे लड़ाई लड़ नहीं सकते। उसके बिल्कुल बिल्कुल नवीन जी, माफी के साथ आपको मैं बीच में रोकूंगी। देखिए वक्त हमें इतनी इजाजत दे रहा है, आज की चर्चा को यहीं पर समाप्त करना होगा। सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया, देवेंद्र जी, अशोक जी और नवीन जी, हमारे सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। तो देखिए उत्तर प्रदेश में 2027 को होने वाले विधानसभा चुनाव को लेके जो जमीन है वो तैयार करने के लिए बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों ही लग गई है। बीजेपी अपने दावों के साथ है तो समाजवादी पार्टी अपने वादों के साथ है। अब यहां पर सारी चीजें जनता के विवेक पर निर्भर करती है कि वो किसे सत्ता में लाती है, किसकी यूएसपी जनता को पसंद आती है, ये 2027 में ही देखा जाएगा। लेकिन जिस तरह से अब एक बार फिर से मंदिर मस्जिद को लेकर जो बयानबाजी शुरू हो गई है, ये आगे कौन सा मोड़ लेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। तो मेरे साथ आज बड़ी बहस में बस इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।